हेलो। हाय प्रियंका, कैसे हैं गुड आप? आफ्टरनून मैम। मैं ठीक गुड हूँ, आप कैसे हो? आफ्टरनून। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे एक मैसेज देना था, क्योंकि है एक कैंपेन में एक लेडी है, उसके लिए मैसेज जो हेल्थ रिलेटेड पूछना था आपसे। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे संग है मिसेस कैंडी चौहान फ्रॉम बैंगलोर, एंड शी इज एन योगा ट्रेनर एंड शी इज अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो। और उन्होंने कई सारी लेडीज की लाइफ को चेंज किया है अपनी योगा की थेरेपीज से। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में एक नई जिंदगी को जन्म देना होता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी कैंडी मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन। तो मैम, मैं ये आपसे आज इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि अगर जैसे आजकल की जो बिजी लाइफ हमारी होती है, लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, वो अपने करियर पे सबसे पहले फोकस करते हैं। दे वांट कि उनका पहले करियर सेट हो, वो कुछ बन जाए लाइफ में, कुछ करे, एंड देन उसके बाद वो अपनी मैरिज के बारे में सोच पाते हैं। तो वुमेन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आजकल इंडिपेंडेंट होना जरूरी हो गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल हो उसका, और फिर वो सक्सेसफुल हो अपने करियर में, उसके बाद अपनी मैरिज को प्लान करें। तो ऐसा होता है, इट हैज बिकम नेचुरल नाउ डेज की लेट हो जाती है मैरिजेस। तो इन सब सिचुएशंस में जो हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या जब मैरिज के बाद भी जब प्रेगनेंसी या डिलीवरी वाली सिचुएशंस आती हैं, उस सिचुएशन में जैसे कि मैं आपको जानती हूँ कि आपने ऐसे बहुत सारी लेडीज को हील किया है, चाहे उनकी लेट मैरिजेस रही हो, आपने उन्हें योगा से इतना फिट बनाया कि देयर सो मेनी एग्जांपल्स जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो पाई। तो आज उसी टॉपिक के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उसके बारे में कुछ बताएं, ताकि लेडीज जो देख रही हैं हमें आज, वो ये समझ पाए कि हाँ, योगा के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, चाहे लेट मैरिज हो चाहे जल्दी मैरिज हो, तो हम योगा के थ्रू अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप उस बारे में कुछ बताएं। ठीक है प्रियंका जी, अभी आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, आजकल लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन फोकस जो है वो करियर पे हो गया है। एंड इट्स नॉट रॉन्ग दैट इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. So nature has given some set guidelines. If you read our Vedas, Veda also say 25 years of brahmacharya, 25 years of grastashram, 25 years of vanaprasthashram, and 25 years of sannyas. Okay. So that is how ideally we should be practicing. That means 25 साल तक आपको जो पढ़ाई करना है, जो नौकरी पकड़ना पकड़िए, 25 साल से 50 साल के बीच आपका गृहस्थ आश्रम होना चाहिए. बट आइडियली आजकल वो हो नहीं रहा है. So people are more concerned about their career and growing, and which is in a way it's good, but at the same time it has a lot of medical complication on individual. To come out of those complications, the only way is अगर आप career पे focus कर रहे हैं, at the same time you practice yoga. And yoga is not a 1 day or 2 days activities; it's a lifestyle. Okay? तो आप हमेशा शुरू से ही बचपन में जितने बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल 6 साल, तभी से ही योगा को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए उनकी लाइफ में. नाउ बहुत सारे स्कूलों में थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लास होना चाहिए. तो अभी बच्चों को थोड़ा बहुत योगा के बारे में पता चल रहा है. तो योगा आप करते हैं तो क्या होता है, ये सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी पे नहीं, आपका मेंटल बॉडी पे, आपका इमोशनल बॉडी पे, सब पे काम करता है. तो अगर आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो नो मैटर व्हाट एज यू आर, यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर जर्नी वेरी स्मूथली. तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे को प्रॉब्लम हो गया. आजकल मैं सुन रही हूँ पीसीओडी, पीसीओएस, वेरी कॉमनली पीपल, लेडीज आर सफरिंग एट वेरी यंग एज. 25-26 साल की उम्र में ही उनको ये सब प्रॉब्लम हो जा रहा है. तो जब ये प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो जा रहा है, जब ये प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो इफ यू आर प्लानिंग टू, आफ्टर मैरिज यू आर प्लानिंग टू इंक्रीज योर फैमिली, दैट गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. ओके. तो अगर आप योगा प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको क्या है, आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे नहीं कि जहां आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े या नीड टू बी डन. सो ओनली थिंग इज अवेयरनेस होना चाहिए फीमेल में और उनके पेरेंट्स में भी, कि हम अपने बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से ही योगा से इंट्रोड्यूस कराएं. बिकॉज एज इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट अ एक्टिविटी कि 1 घंटा एक्टिविटी करा, 2 घंटा एक्टिविटी करा. इट्स अ लाइफ स्टाइल. Throughout your day, 24 hours, whether you are talking to someone, you are sleeping, you are eating, you are dancing, you are working, whatever you are doing, yoga should be part of it.
सो दैट इज द रीजन योगा योगा इज नॉट वन ओनली आसना और प्राणायाम। जैसे बोलते हैं योगा का 8 स्टेप होता है, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। सो दैट इज नो योगा प्रोसेस। एक जिंदगी योगा को पूरा समझने के लिए करने के लिए कम है, फॉर श्योर। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट डेली अपना निकालिए, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करिए, कुछ प्राणायाम करिए। अपना बोलने का तरीका, आप जैसे यम में बोलते हैं, यम के जो नियम है उनको फॉलो कीजिए, नियम के जो नियम है इंडिविजुअल के लिए वो फॉलो कीजिए। तो ये सब चीजें करने से ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट अवेयरनेस। तो मैम मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि 30s में अगर जैसे मैं मेरे के बहुत क्लोज़ आप ऑलरेडी जानती हैं, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी अभी पब्लिकली कि वो मेरे बहुत क्लोज़ रही हैं एक लेडी और 30s में उनकी मैरिज होती है एंड आपके योगा के कारण ऐसा हो पाया पॉसिबल कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसे यस। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपकी लाइफ़ में होंगे, तो आप कुछ कुछ शेयर करना चाहेंगी? कुछ लाइक कितने ऐसी लेडीज़ को आपने अरे सपोर्ट ऐसे किया? एक नहीं, काफी एग्जाम्पल हैं, और ये सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए जिन लोगों के आईवीएफ भी फेल हो गए थे, उनके आईयूआई फेल हो गए, और ये ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव एंड पेनफुल ट्रीटमेंट होते हैं कि आप आईवीएफ के थ्रू जा रहे हो, आईयूआई के थ्रू जा रहे हो, और वो आपके फेल हो गए। एक-एक ट्रीटमेंट के लिए 2-2 3-3 लाख रुपए एक वन टाइम लगता है। तो मेरे को आज भी याद है, मेरी एक स्टूडेंट थी जिनका 3 बार आईवीएफ फेल हुआ था। विद योगा प्रैक्टिस उन्होंने मेरे साथ 1 सवा साल योगा करा, 1 दिन 2 दिन में नहीं हुआ। 1 सवा साल उन्होंने मेरे साथ योगा करा और उसके बाद उन्होंने नेचुरली कंसीव किया और नॉर्मल डिलीवरी उनका हुआ। तो आज उनके पास भगवान की दया से 4 साल का बेटा है एंड शी इज़ डूइंग वेल। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वन एग्जाम्पल। दिस इज़ हाउ आई हैव like treated almost 16 to 17 women who were going through so many issues, even not only about conceiving, about, as I said, PCOS, PCOD, all those things, period irregular होना, thyroid होना, ये सब contribute करते हैं आपको प्रॉब्लम्स में, जिस जब आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो थायराइड लोगों के नॉर्मल हो गए, डायबिटीज रिवर्स हो गया। सो बहुत सारे बेनिफिट, और ये मेरी वजह से नहीं कि मैंने कुछ किया, ये योगा ने किया। सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू योगा। आई जस्ट फॉलो व्हाट इज रिटन इन आवर योगिक स्क्रिप्चर्स, दैट्स इट। आई डू नॉट डू एनीथिंग एल्स। जो हमारे पूर्वजों ने 1500 साल 2000 साल पहले लिखा है, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, दैट्स इट। सो जिससे बहुत सारी फीमेल्स को बेनिफिट हुआ है। और अभी जब मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, जब योगा जर्नी अपना स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्ट किया 3 स्टूडेंट के साथ। मेरे पास 3 स्टूडेंट थे फर्स्ट टाइम जब मैंने योगा स्टार्ट करा सिखाना। आज की डेट में मैं 6000 प्लस लाइफ को टच कर चुकी हूँ। सो दैट इज व्हाट आई फील इट्स एन अचीवमेंट इन 10 इयर्स, दैट मैंने 6000 लोगों ने मुझसे योगा सीखा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप हमें सुन पा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत बहुत सारे फल होते हैं। तो यहाँ मैं कैंडी मैम के बारे में आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इतना कुछ उन्होंने किया है लेडीज़ के लिए सेल्फलेस होकर एंड उसके बाद भी वो इतनी डाउन टू अर्थ इस बात को कह रही है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये तो सब योगा की देन है। तो या योगा की देन है, ये बात सच है, बट आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा लोगों तक पहुँचे कैसे? आफ्टर ऑल माध्यम तो आप ही बनी। तो इसके लिए तो ये सोसाइटी आपकी थैंकफुल रहेगी। और एक और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि हाँ, ठीक है 30s में भी ऐसा पॉसिबल है लाइक यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। सो लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कुछ साइकोलॉजी जुड़ी हुई रहती है। तो होता क्या है कि लेडीज़ बड़ी होती है एज में और जेंट्स छोटे होते हैं और लाइक कुछ सालों का डिफरेंस भी हो सकता है उनकी एज में मैरिज के लिए। बिकॉज़ समटाइम्स इट हैपेंस, पीपल एक्सेप्ट चेंजेस, नाउ एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। तो वहाँ पर क्या कोई साइकोलॉजी का भी कोई डिफरेंस या कुछ ऐसा हेल्थ का इश्यू इस सिचुएशन में हो सकता है क्या पॉसिबल? और अगर अगर मैं है तो आप योगा से कैसे? अगर मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रही हूँ ठीक से, तो आप ये बोल रहे हैं अगर 2 पार्टनर्स में एज गैप है तो उसका कुछ डिफरेंस पड़ता है कि नहीं, राइट? साइकोलॉजी पर।
तो और टू बी ऑनेस्ट अगर आपका एज गैप बहुत ज़्यादा है तो फॉर श्योर आपका मैच्योरिटी लेवल पे बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन अगर आपका एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे लड़की बड़ी हो, चाहे लड़का बड़ा हो, इट डज़न्ट मैटर। बट अगर एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो दे यू कैन बी अ कंपैटिबल मैच। ओनली थिंग इज़ आपको एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस होती है। कोई भी इंसान आज ये बोले कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे का अंदर कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होता। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी, हम भगवान बन जाएँगे। ठीक है? हम तो इंसान हैं, तो सबके अंदर कमियाँ होती हैं और उस कमी को साथ आपको उसको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना है, वही आप एक एक पार्टनरशिप की मैच्योरिटी है। तो अगर आप एक-दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ कमी उनमें है, किसी का गुस्सा तेज़ है, किसी को पैसा ज़्यादा उड़ाने का शौक है, किसी को घूमने का, कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी। हो सकता है कुछ चीज़ आप कहो कि ये गलत है और मैं कहूँ वो सही है। तो ये बहुत ही रिलेटिव स्टेटमेंट होगा कि भाई किसके लिए क्या चीज़ कैसे है। लेकिन हाँ, थोड़ा गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ गुड होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये प्रॉब्लम है इमोशनली, साइकोलॉजिकली क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो एक लेडी के लिए अभी भी इंडिया में वो टैबूज रहे हैं। दे आस्क कि कि आपकी इतनी एज हो गई है, जल्दी से शादी कर लो, अदरवाइज डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में योगा के थ्रू कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? या तो उन लोगों को भी योगा करना चाहिए जो ऐसे सोचते हैं, या उन लेडीज को मेंटली होना चाहिए कि उन बातों को इग्नोर करें। तो योगा से हम कैसे अपने आप को, एक लेडी, एक वुमेन एज अ वुमेन कैसे स्ट्रांग बनाए कि ठीक है, उन सब चीजों को अवॉइड करके मेडिटेशन करके वो फोकस्ड हो पाए अपने आप पर। देखिए साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिकली भी ये बात सच है कि जितना आप डिले करते हैं उतना आपका प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप यौगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आपकी हेल्दी इवन योर एज विल बी 30 और 35 मे बी physically or age wise you might be 30-35 but actually your internal organs की एज लेस होती है। एक एज कहते हैं आपकी ईयर्स वाइज एज, एक होती है आपकी एक्चुअल इंटरनल ऑर्गन्स की एज। तो अगर आप फिजिकली अपना यौगिक प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो एज आपकी बढ़ भी जाती है पर इंटरनली आप यंग ही होते हैं। सो आपको उस केस में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप कर भी कुछ नहीं रहे हैं प्लस आपका एज भी बढ़ता जा रहा है तो साइंटिफिकली इट्स प्रूवन यस डिफिकल्टी होती है क्योंकि यू गो थ्रू लॉट ऑफ अदर हार्मोनल चेंजेस। तो क्योंकि आप योगा जब करते हो तो आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं। हाँ, हार्मोन बैलेंस रहते हैं, ये बात तो मुझे मतलब नहीं पता चली आपसे कि एज की जो इंटरनल ऑर्गन्स की एज होती है वो यंग रहती है अगर आप योगा करते रहते हैं। तो करेक्ट। वाओ, दैट्स टोटली वंडरफुल टू नो दिस, क्योंकि तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट हाँ, इतना भी नहीं मुझे डिटेल में पता था कि ऐसा हो सकता है। सो इट्स लाइक अ वुमन कैन लुक स्वीट 16, चाहे वो 20s में हो, चाहे वो 30s में हो। इज इट पॉसिबल आज की डेट में योगा करके? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड जैसे आपका बोलते हैं आपका एज 50 है लेकिन व्हाट इज योर हार्ट रेट और हार्ट एज, दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो देयर आर मशीन्स विच कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स कि आपका हार्ट का एज कितना है, आपका लिवर का एज कितना है। अगर आप सपोज 30 ईयर्स के हैं और पिछले 15 साल से या 10 साल से बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं, अल्कोहल है, तो आपका लिवर का एज, इवन तो आप 30 के, आपका लिवर बोलेगा मैं 50 साल का हूँ। राइट। सो आपको इसमें एक एक स्टेटमेंट मैंने कहीं सुना था कि फैट आउटसाइड थिन इनसाइड और थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। इसका मतलब यह है कि आप बाहर से फैट हो लेकिन अंदर से थिन हो, वो जरूरी है। अगर बाहर से थिन हो लेकिन अंदर से फैट हो, दैट इज रॉन्ग। ओके। तो जब लोग कहते हैं, मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं भाई योगा क्यों करना है, मुझे पतला होना है, मेरा सीधा स्टेटमेंट ये रहता है मैं आपको पतला नहीं करा सकती हूँ, आप किसी और को ढूंढ लो। क्या मैं किसी को एक्सपेक्टेशन देती ही नहीं हूँ कि आप, मैं यहाँ पतला कर रही हूँ लोगों को। आप यहाँ आ रहे हो, आपके इंटरनल ऑर्गन विल फंक्शन मच बेटर, यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, thought process will be much more clear, you will be eating mindfully, you will be behaving mindfully, all those things you will learn here. You will be, your energy level will be high, you will be able to handle the situation much more better way than today. But if you are coming with the objective that I need to be thin, then better you consult the nutrition and dietitian. They will help you to reduce the weight. I will help you to be a strong person. तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लेट हो जाती है मैरिजेस और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं।
किस एज पे अप्रोक्सीमेटली मेनोपॉज़ आने के चांसेस होते हैं? ये पता है सबको, बट क्या योगा से वो डिले किया जा सकता है या कुछ थोड़ा-सा उस टाइम पे जो इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये एक फीमेल की बॉडी में, उससे योगा से क्या कंट्रोल किया जा सकता है या थोड़ा थोड़ा डिले किया जा सकता है? सी हाँ, जो मेनोपॉज़ आपने बोला, इसको डिले करना या ना ना डिले ना करना या अर्ली लाना, ये किसी के हाथ में नहीं है। इवन साइंस भी इसको अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कि मेनोपॉज़ कब एग्ज़ैक्टली होता है। तो रफ एक एज दिया हुआ है कि 50 इयर्स जो आपका है वो मेनोपॉज़ एज है। बट ये सच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे भी जानती हूँ जिनका 36 में ही मेनोपॉज़ हो गया। ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनका 42 में ही मेनोपॉज़ हो गया। तो आजकल जैसे पीरियड्स का एक साइंस ने एज लिखा था कि 13 टू 15 इयर्स में सबका पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल 9 साल के बच्चियों को भी पीरियड्स हो रहे हैं। ओके, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो मेनोपॉज़ को डिले करना या अर्ली करना वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेनोपॉज़ से पहले पेरीमेनोपॉज़ फेज़ को आराम से गुज़ारना, अच्छे से उस फेज़ से निकल जाना, आप योगा के थ्रू कर सकते हैं। जब हमारा जो पेरीमेनोपॉज़ फेज़ होता है, वो 3 से 10 साल का होता है। ठीक है? तो 3 से 10 साल तक आपके पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं और हर सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। हर फीमेल अलग तरीके से एक्सपीरियंस करती है। किसी को 3 महीने बाद आ रहे हैं पीरियड्स, किसी को 2 महीने बाद आ रहे हैं, किसी को 15 दिन बाद आ रहे हैं, किसी को से 6 महीने बाद आ रहे हैं, किसी के इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आपको यूट्रस निकलवाना पड़ता है। तो सब अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। इट ऑल डे बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। वन इज़ योर जेनेटिक्स एंड सेकंड इज़ योर लाइफस्टाइल। तो फीमेल के लिए जैसे उनकी मदर के साथ हुआ, ऑलमोस्ट वैसा ही फीमेल नेक्स्ट उनके बच्चे के साथ होता है। तो अगर सपोज़ मेरी मदर अगर 50 पे उनको मेनोपॉज़ हुआ, तो मेरा भी चांस ये है कि 50 के आसपास मेरा मेनोपॉज़ होगा। ओके, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू मेंटेन माय लाइफस्टाइल, क्योंकि हमसे पुरानी जो जनरेशन थी वो अपना लाइफस्टाइल बहुत घर के कामों से ही अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखती थी। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, खाना पीना हमेशा घर पे ही होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे होता था, शुद्ध होता था, क्वालिटी ऑफ फूड बेटर था, स्ट्रेस उनकी लाइफ में इतना नहीं था, शो ऑफ इतना नहीं था। तो ये सारी चीजें हमारी जनरेशन में ऐड हो गई है। जब हम इतनी सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं? तो उसको काउंटर करने के लिए हमें योगा ऐड करना चाहिए। ओके, तो मीन्स योगा से हम यंग रह सकते हैं और योगा से हम अपने एज अ वुमेन अपनी बॉडी में जो हार्मोनल और जो इमोशनल चेंजेस होते हैं उन्हें बैलेंस भी कर सकते हैं। उनको और बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने भी बताया कि दिस इज़ टोटली न्यू टू मी कि 30s में भी 36 के बाद भी मेनोपॉज़ की सिचुएशन किसी फीमेल की लाइफ में आ सकती है। तो करेक्ट। आपने तो ऐसे बहुत सारी लेडीज़ को ट्रीटमेंट दिया होगा, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि कितनी परसेंटेज के कितने परसेंट केसेज़ में ऐसा हो सकता है? मैंने ऐसा कोई डेटा मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही मेरा मेन फ़ोकस है योगा। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि जो मेनोपॉज़ में आए हैं, जो पेरीमेनोपॉज़ में आ रहे हैं, उनकी कुछ करना। मेरा ऑब्जेक्टिव है योगा कराना। व्हाटएवर फेज़ यू आर इन लाइफ, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और यू हैव सम हेल्थ इश्यूज़, माय अल्टीमेट आई एम अ योगा टीचर, आई टीच योगा। ओके? योगा ऑटोमैटिकली हेल्प देम टू गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। बट जब कोई भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, मैं उससे पूरी बात पूछती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ। एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है जो मैं उनसे फिल करवाती हूँ कि आप बताइए आपको तकलीफ क्या है। उस फॉर्म के थ्रू मुझे पता चलता है, अच्छा इनको हाई बीपी है, इनको लो बीपी है। और उनसे जो मैं डिस्कस करती हूँ कि मेरे को तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब अपने सिम्पटम्स बताते तो मैं पूछती हूँ आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? तो वो बोलते हैं नहीं, हमारा मेरा तो मेनोपॉज़ हो गया। कब? अच्छा, इतनी छोटी एज में कैसे हो गया? 36 में ही हो गया। तो ऐसा बहुत सारा 40 आजकल 40 के बाद तो यूट्रस रिमूव करने का मैं इतना ऑफ़न सुन रही हूँ, हर दूसरा भी फीमेल, मेरा यूट्रस रिमूव हो गया, मेरा यूट्रस रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा है। और एक बार जो आपका मेनोपॉज़ पेरीमेनोपॉज़ फ़ेज़ है, वो सडन चेंज नहीं है, ग्रेजुअल चेंज है। जैसे मैंने बोला 3 से 10 साल में होता है। तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है। तो जैसे-जैसे आप पेरीमेनोपॉज़ फ़ेज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका धीरे-धीरे वेट गेन होता है। दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट शुड हैपन। ओके? तो आपका जो भी वेट है, सपोज़ आप 50 किलो के हो, तो उसका 10% हुआ 5 केजीज़, तो 5 किलो वेट आपका बढ़ेगा, अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रख रहे हो तो। अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रख रहे हो, तो पहले ही आप 80-90 किलो के हो, फिर उसके बाद 10, 20, 50% और बढ़ जाएगा, तो आप 100 को भी क्रॉस कर जाओगे। ऑफ़ कोर्स आपको तकलीफ़ें होंगी। लेकिन अगर आपने पहले से अपना वेट मेंटेन करा हुआ है, आप 50, 60, जो भी आपके हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, हाइट और एज के हिसाब से, वो वेट मेंटेन किया है, उस पे 5% अगर आपका बढ़ भी जाता है, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल।
क्योंकि जब हम पेरीमेनोपॉज़ फेज़ में जाते हैं, तो हमारी बॉडी का एक हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है वो डिप होने लगता है। तो हमारी बॉडी वेट सेल से वो सेम हार्मोन जनरेट करती है, फैट सेल से सेम हार्मोन जनरेट करती है, इसीलिए हम लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं और वो भी वेट पुट ऑन स्पेसिफिक एरियाज़ पे ही होता है, हर जगह वेट पुट ऑन नहीं होता है। आपकी बॉडी में हर एक इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करती है, किसी के हिप पे, किसी के थाइस पे, किसी के चेस्ट पे, तो ऐसे डिफरेंटली आपका वेट पुट ऑन होता है। प्राइमरली आपका वेस्ट रीजन में ही वेट पुट ऑन होता है। वो फैट सेल जरूरी है बिकॉज those fat cell will generate the same hormone which is dipping due to your perimenopause phase. ओके, तो बहुत सारी नई बातें पता चली आज आपसे बात करके। इसलिए एक मैं एक चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे योगासनों का नाम बताएँ जो वुमेन के लिए ये सारे जो हमने इश्यूज़ डिस्कस करे इन सब में हमेशा हेल्पफुल रहें। योगा आसन तो बहुत सारे हैं पर कुछ प्राइमरली मैं जैसे बोलना चाहूंगी, जैसे एक होता है बद्ध आसन, बटरफ्लाई पोजीशन, एक होता है वीरभद्रासन, वॉरियर पोजीशन, मल आसन। तो ये सब पोजीशंस जो होती हैं ये बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं बिकॉज इनसे आपके पेल्विक रीजन पे स्ट्रेच पड़ता है। तो जब आपके पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, सो यू कैन इजीली गो थ्रू दी this phase. At the same time, breathing is very important. Breathing play a very important role. So जितना भी आप अनुलोम विलोम जो कि alternate nostril breathing है, आपके कूलिंग प्राणायाम जो है जो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से करते हो, there are many कूलिंग प्राणायाम जो कि आपको काम डाउन करते हैं, क्योंकि इस फेज में आपके बॉडी डिफरेंट बहुत बहुत सारी डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करती है। जैसे कभी हॉट फ्लैश होना, कभी अचानक से सर्दी लगना, कभी अचानक से गर्मी लगना, कभी गुस्सा आना, कभी डिप्रेशन होना। अगर आप योगा प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप इजीली इस फेज से निकल सकते हो। सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कीजिए, बटरफ्लाई कीजिए, वॉरियर पोजीशन कीजिए, मलासन कीजिए और विपरीत करनी पोजीशन कीजिए। तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प टू गो थ्रू दिस प्रोसेस और दिस जर्नी। जैसे पीरियड्स के टाइम पे होता है यूजुअली चेंजेस होते हैं एक फीमेल के मन में। उसे कभी गुस्सा आता है, जैसे अभी आपने कहा, कभी डिप्रेशन होता है और कभी स्वेटिंग होने लगती है, कभी ठंड लगती है। वो तो खैर हर फीमेल एक्सपीरियंस करती है, तो इस टाइम पे उसे अपने इमोशंस को योगा के तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इमोशन हो रहे हैं, होने दो, यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। इट्स लाइक थॉट्स विल कम, थॉट्स को रोकना नहीं है आपको। थॉट्स विल कम एंड गो, थॉट्स के साथ चिपक के बैठ नहीं जाना है। तो किसी, चाहे वो अच्छा थॉट हो चाहे वो बुरा थॉट हो, थॉट को ऐसा अटेंशन देके वहां बैठना नहीं है। थॉट कम आएगा जाएगा। तो सेम वे जब हम बात करते हैं थॉट्स की, जब हम बात करते हैं इमोशंस की और जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, ये तीनों हैंड इन हैंड चलती है। ओके, जब आपको गुस्सा आएगा तो आप अपनी ब्रीदिंग देखेंगे बहुत फास्ट चल रही होगी। ठीक है, आपके इमोशंस कैसे होंगे? खराब वाले, किसे थप्पड़ मार दूं, इसको ये कर दूं, घर से भाग जाऊं, ऑल दैट, राइट? एट द सेम टाइम, तो जब आपकी ब्रीदिंग स्लो होगी आपका हार्ट रेट स्लो होगा, जब आपका हार्ट रेट स्लो होगा आपके थॉट्स स्लो होंगे, जब आपके थॉट्स स्लो होंगे आपके इमोशंस काम हो जाएंगे। तो कंट्रोल कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ काम डाउन करना है। तो अब बचपन में भी आपको याद होगा जब गुस्सा आता था तो टीचर्स क्या कहते थे? उल्टी काउंटिंग करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या मतलब? जब उल्टी काउंटिंग आप करते हो तो आपका फोकस काउंटिंग करने होता है, क्योंकि आप इतना इजीली कर नहीं पाते हो। तो आप ध्यान दे रहे हो कि मेरे को काउंटिंग करना है, ओके 10 9। जब आप धीरे धीरे काउंट कर रहे हो आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, आपका ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो रहा है। जब आपका ब्रीदिंग और हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो गया आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अ, तो या हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, या ये तो ठीक है हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जैसा होता है लेडीज़ को, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि जब उन्हें पीरियड्स हो रहा है उस टाइम पे ही उन्हें अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, या सिर्फ़ उसके अलावा वाले टाइम में? क्या ऐसा कुछ होता है? और अगर ऐसा होता है तो वो योगा के थ्रू कैसे अपने आप को लाइक सेल्फ कंट्रोल करेंगी? ये क्वेश्चन मैं बोलूंगी, मेरे को इसके क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने भी सुना ही है कि ऐसा होता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी इस टॉपिक पे कि क्या होता है। बट सीधी सी बात है कि अगर आप योगा करते हो तो आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहते हैं। सो यू नो व्हाट इज योर लिमिट, कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आपकी कॉन्शियस
जो भी चीज आपकी कॉन्शियस आपको कहती है कि बेटा जा कर ले, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। दुनिया क्या सोचती है, मेरे को दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपकी कॉन्शियस क्या सोचती है वो होना चाहिए। अगर आपकी कॉन्शियस कहती है सही है, गो हेड एंड डू इट। अगर आपकी कॉन्शियस कह रही है नहीं ये सही नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो वंडरफुल सा थॉट आपने अभी बताई, ये कॉन्शियसनेस योगा से हम कैसे मतलब कैसे बैलेंस करें? ऑफ कोर्स, तो व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस, एनी प्रैक्टिस, कुछ भी योगा में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेन थिंग इज ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पोजिशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। जब आप अपनी ब्रीदिंग को, अपने थॉट्स को और अपने फिजिकल पॉस्चर को, तीनों को ऑब्जर्व करके करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्शियसनेस अवेयर होती है। ग्रेजुअली एज आप योगा जर्नी में डीप जाते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आसन से प्राणायाम, प्राणायाम से प्रत्याहारा, जब आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली यू बिकम कॉन्शियस। तो जब आप सपोज कुछ खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम गिविंग यू वेरी रॉ एग्जाम्पल। अगर आप कुछ खा रहे हैं, आपकी प्लेट में कुछ भी रखा, बिना देखे बस ऐसे ही करते जा रहे हैं, दैट इज अनकॉन्शियस। जब आप उसे देख रहे हैं कि अच्छा ये है, हर चीज को टेस्ट लेके, हर बाइट को च्यू करके, तो दैट इज व्हाट द कॉन्शियस है। जब आप सो रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं। तो जब आप ये सब चीजें करते हैं, ये दिस ऑल हैपेंस विद योर एक्ट। आप जो एक्शन करते हैं उससे कॉन्शियस बनते हैं। कॉन्शियस कोई गोली नहीं है कि मैंने खा ली और मैं कॉन्शियस बन गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं योगा की, अगर हम कह रहे हैं कि योगा हम प्रैक्टिस करते हैं, 90% लोग योगा को सिर्फ आसन समझते हैं। योगा सिर्फ आसन नहीं, ठीक है। योगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब है। अब जैसे प्रत्याहार की बात करते हैं, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ योर सेंसरी ऑर्गन फ्रॉम देयर सेंसरी ऑब्जेक्ट। व्हाट डज दैट मीन? लेमैन टर्म में उसका क्या मतलब है कि मेरे हम हर इंसान के पास 5 सेंसरी ऑब्जेक्ट है, सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन, जिससे हमें सेंसेस आते हैं। देखकर हमें पता चलता है अच्छा है या बुरा है, खाकर हमें अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है या टेस्ट खराब है, सूंघ के हमें पता चलता है स्मेल अच्छी है कि बुरी है, सुन के हमें अच्छा लगता है म्यूजिक अच्छा है कि खराब है, टच से हमें पता चलता है गुड टच है कि बैड टच है। करेक्ट। तो जब ये 5 चीजें, इन 5 चीजों का हमें फर्क नहीं पड़े मतलब हमें सामने क्या हुआ है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, हमें फर्क ही नहीं पड़े, हम अपना काम सेम वे मेंटेन करें, न्यूट्रल रहे। हम क्या खा रहे हैं, खाना है, वो हमें एनर्जी देने के लिए। आजकल का बच्चा, न्यू जनरेशन क्या कर रही है, बर्गर, पिज्जा, ये सब टेस्ट लगता है उनको, अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक पीना, बट वो शरीर के लिए तो अच्छा नहीं है। आंखों से आप क्या क्या मूवीज और ये गेम्स, वॉर वाले, लड़ाई झगड़े वाले गेम और ये सब देखते हैं, ये सब तो अच्छा नहीं है। ठीक है। सूंघने के लिए अगर आप देखें तो कितना सारा 36 तरीके का परफ्यूम, डियो, ये सब हमारे कल्चर में पहले था ही नहीं। राइट। सुनने के लिए इतना हाई म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, इतना भाड़ भाड़ भड़ वो सुनते हैं। तो ये लाइक वेस्टर्न म्यूजिक। करेक्ट। तो ये सब हम लोग क्योंकि पूरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ही जा रहे हैं, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारे एक्शंस, हमारा खाना, सब कुछ वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। और इसी वजह से हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां होती। अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो हमें ये सब परेशानियां होंगी ही नहीं। हमारी रूट्स क्या है, हमारी नानी दादी ने हमें क्या सिखाया, हमारी मम्मी डैडी ने हमें क्या सिखाया, अगर हम वही चीज फॉलो करते रहेंगे तो वही योगा है। योगा कुछ अलग से ज्ञान नहीं है कि अलग से कुछ ज्ञान है। तो शॉर्ट में आप कैसे समराइज करना चाहेंगे जो आज हमने डिस्कस किया इस बारे में? शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ये लाइफ बहुत ही सुंदर है, लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वी शुड वैल्यू इट। कि भगवान ने हमें ये लाइफ दी है, हम इस धरती पे आए हैं, तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। भगवान ने हमें ऐसे फालतू नहीं भेजा है, हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस है। एवरीबडी हैज टू फाइंड दैट पर्पस। कोई दूसरा आपको पर्पस ढूंढ के नहीं दे सकता है। हर इंसान को पर्पस खुद ढूंढना है कि वो मैं यहाँ पे हूँ, उसका रीजन क्या है। मैं सिर्फ यहाँ जीने, खाने और मरने तो नहीं आया हूँ। तो भगवान ने मुझे किसी रीजन से यहाँ भेजा है, वो रीजन क्या है? तो कोई 10 साल में ढूंढ लेता अपना पर्पस, कोई 50 साल में ढूंढ लेता, कोई मरते दम तक नहीं ढूंढता। ठीक है। तो दुनिया आपको बाहर देखने से पहले दुनिया अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है।
आपकी खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है। द डे यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी, आपको किसी दूसरे की कंपनी की जरूरत नहीं, आप अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, यू डोंट नीड एनीवन, no, neither mobile nor tab, nothing, you are not doing anything, you're sitting idle and you are enjoying. That is what the meditative state is. आपको कोई गलत बात बोल रहा है, कोई अच्छी बात बोल रहा है, अच्छी बात पे आप हवाओं में नहीं उड़ रहे हो, गलत बात पे आप लड़ नहीं रहे हो, तो आप एकदम न्यूट्रल पर्सन, दैट इज व्हाट योर कॉन्शियस स्टेट इज, दैट यू आर इन द ब्लिसफुल स्टेट, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, यू आर डूइंग व्हाट इज गुड फॉर यू। और हर इंसान अगर ये सोचने लग जाए कि मेरे को अपने आप से अपना ध्यान मुझे कैसे रखना है, क्या मेरी लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। आजकल जो एकेडमिक्स पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ स्किल है। कल को आप अकेले हो तो क्या आप अपना खाना बना के खा सकते हो? क्या आप मार्केट से अपना सामान जाके खरीद के ला सकते हो? क्या अपना घर साफ रख सकते हो? क्या अपने कपड़े धो सकते हो? हर काम, हर चीज आपको खुद से करके आनी चाहिए ताकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। तो समरी यही है, लाइफ ब्यूटीफुल है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, दैट्स इट। एक वुमेन के लिए भी एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए योगा और हेल्थ से रिलेटेड। वुमेन के लिए ये मैसेज है, मैं कहूंगी वुमेन तो जननी है, ओके, आपके अंदर बहुत पावर है। यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल जो बोलेंगे अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बट किसी की बात को नहीं सुनना है, आपको पता है आपके अंदर बहुत पावर है, एंड यू नीड टू प्रूव दैट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। चाहे आप घर में हैं एक बेटी की तरह, चाहे आप बहन की तरह, बीवी की तरह, माँ की तरह, सारे रोल विमेन ने बहुत अच्छे से निभाए हैं और आगे भी निभा सकती है। विमेन का ब्रेन एक टाइम में 4 काम, 5 काम, 6 काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। फिजिकली वी माइट बी लिटिल वीकर, आई एग्री, फिजिकली वी माइट बी वीकर फ्रॉम द मेल, बट वी आर नॉट competing with male there, okay? एक एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी या फिजिकली थोड़ा सॉफ्ट होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडी, एक वुमेन एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती है, तो वो तो फिजिकली भी स्ट्रॉन्गर हुई। फिजिकली स्ट्रॉन्गर स्पेसिफिक केस में है, सब केस में नहीं। अगर आपको इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप 90% वुमेन को देखो और उनको कहो कि जाओ कार को धक्का लगा लो या 10 किलो सर पे उठा के चल दो, तो वो नहीं कर पाती है, लेकिन मेल कर लेता, दैट इज व्हाट द फिजिकली। या वुमेन चले मेरे मेरे देखो कितने डोले हो गए, सो दैट इज व्हाट द फिजिकली मीन। Yes, when you are giving birth to the child, more than physical, it is your internal strength. यस, आई एग्री विद यू। ये एक वंडरफुल वुमेन, मतलब वुमेन क्योंकि वंडरफुल है और उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग पावर है, उसके अंदर विल पावर है और वो शक्ति है, क्योंकि इसलिए वो ऐसा कर पाती है। करेक्ट, क्योंकि अभी आप देखिए क्यों आजकल इतना ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरियां हो गया है, बिकॉज नोबडी वांट टू टेक द पेन। और अब आप जब सी सेक्शन डिलीवरी पे जाते हैं तो ये सिर्फ आपको नहीं, आने वाले बच्चे के लिए भी हार्मफुल है। जब बच्चा एक नेचुरल बर्थ के थ्रू आता है, उसका इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो लड़ लड़ के आता है, बच्चा भी पूरी मेहनत के साथ आता है, सिर्फ माँ का ही एफर्ट नहीं होता, बच्चा भी एफर्ट लगाता है। सो दोनों, जो माँ और बच्चा दोनों स्ट्रांग बनते हैं। बच्चे, उन बच्चों का जिनकी नेचुरल डिलीवरी हुई है, वो बहुत कंपैरेटिव टू वो बच्चे जो कि सी सेक्शन हुए स्ट्रांग होते हैं। सी सेक्शन वाले बच्चों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं बन सकते, उनको स्ट्रांग वो भी बन सकते हैं, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, उनके खाने पीने पे, उनकी एक्टिविटीज पे, सब चीजों पे एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन जो बच्चा नेचुरली आता है उसका इम्यून सिस्टम मच बेटर होता है। बट अगेन वी कैन नॉट जनरलाइज एवरीथिंग, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। यस, एंड मिरेकल्स ऑलवेज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ योगा। यस, फॉर तो श्योर। आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था, लाइक 30s के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके लिए आप बस एक लाइन में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी समराइज करने के लिए, लेडीज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। स्पेशल मैसेज, मैंने तो सब कुछ जो भी मुझे पता था मैंने सब बोल दिया, लेकिन फिर भी अब मैं यही बोलूंगी कि आप अपने करियर के साथ साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए,
और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और उन ऐसे भी मे बी पीपल विल नॉट लाइक माय स्टेटमेंट, बट जैसे हमारे हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे वर्ल्ड की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, मैं उन लेडीज को नमन करती हूँ जो कि माँ बन सकती हैं और जिन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें नहीं बनना है। थैंक्स टू वाओ, दोज़ दैट्स लेडीज। वाओ, दैट्स अ वंडरफुल मैसेज एंड यूनिक आल्सो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला। लेडीज़ सभी लेडीज़ को जिनको आपने इंस्पायर किया या अभी इस वीडियो के बाद लोग आपसे इंस्पायर होंगी। तो फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी पूरी टीम की तरफ से और उन सभी लेडीज़ के बिहाफ पर भी जो इसे सुन रही हैं। तो ऐसे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और ऐसे हमें ज्ञान देते रहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू कनेक्ट सो होने मच। के लिए। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर टुडे। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके थैंक मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। अभी पर्सनली थैंक यू कर रही हूँ, तो ऑफिशियल था। ठीक है, ठीक है। चलो एन्जॉय, टेक केयर। सेम टू यू, थैंक